सर हमको किताब लिखना है, तो किताब आपको लिखना है, कोई बात नहीं, आइए। कैसे लिखें सर? बस अपना नाम दीजिए, हमको पता दीजिए, सुबह आपके नाम से किताब आ जाएगा। यह प्रभात प्रकाशन। कहाँ बुलवा रहे हैं आप हम? अब नाम मत अगली बार से लीजिएगा, सर हो सकता है सुन भी रहे होंगे। भाई प्रभात का मत लीजिएगा, न प्रभात का लीजिएगा, अच्छा है किताब, लेकिन केबीसी नैनो का भी ठीक है। इसके बाद आपको संदर्भ का भी ठीक है, तो आप ले। हाँ, ये तो थोड़ी किताब तब बात की बात है। एक काम और करिए मेरे तरफ से कि 1-2 घंटा ऐसी रीडिंग के लिए रखिए। बहुत फ़ायदा हमको मिला है हर परीक्षा में, और जिस परीक्षा में ऐसा हम किए हैं हमको बड़ी फ़ायदा मिला है। आप कुछ मत कीजिए, हर दिन 10-15 पन्ना उसमें से पढ़िए। प्रीवियस पेपर में जो पूछा हुआ सवाल है ना, उसमें से 10-15 पन्ना रोज पढ़ जाइए। मतलब ऐसे ही नियम बना लीजिए कि 1 बीपीएससी हर दिन कंप्लीट करेंगे, ऐसे पढ़ जाएंगे खाली। 39वीं बीपीएससी खत्म, 40वीं कल खत्म, परसों 41वीं खत्म, या नहीं कर पा रहे हैं तो 39वीं फर्स्ट पेपर आज खत्म, 39वीं सेकंड पेपर कल खत्म, 40वीं परसों खत्म फर्स्ट पेपर, उसके अगले दिन 40वीं का सेकंड पेपर खत्म। एक एक पेपर एक दिन में करिए, अगर टाइम नहीं है तो खाली ऐसे पढ़िए, बोल बोल के रीडिंग डालिए। इंग्लिश हिंदी दोनों में सॉल्व पेपर आता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है और उसके आंसर को बोल बोल के पढ़ना है। और पूरे प्रीवियस पेपर को यदि 2-3 बार 4 बार 5 बार आप पढ़ गए तो मान के चलिए कि शॉर्ट नोट्स लॉन्ग नोट्स में बड़ी फायदा करेगा। बीपीएससी अभी भी पेपर में क्वेश्चन रिपीट कर रही है, पॉलिटी में कई क्वेश्चन रिपीटेड हैं। भारत संघ है, भारत संघ है, एकात्मक है, ये क्वेश्चन पता ना कितना बार पूछ लिया, बहुत बार पूछा। और ऐसे कई क्वेश्चन बहुत बार पूछा। बिहार राजनीति में जाति की भूमिका, धर्म की भूमिका, दल बदल कानून, नीति निर्देशक सिद्धांत कई बार पूछा है। तो आप पूरा किताब को 39वीं से 68वीं बीपीएससी को 4 बार 5 बार ऐसे खाली पढ़ जाएंगे ना, उतना भी जीएस का क्वेश्चन आपसे वहाँ ना छूटेगा। खाली करंट साथ में पढ़ के जाइए, कहीं कोई क्लास व्लास मत लीजिए, खाली उसको कंप्लीट करके जाइए रट के प्रीवियस पेपर, और खाली करंट पढ़ के जाइए, आपका काम हो जाएगा उतने से जीएस का। और डीआई गलती मत कीजिएगा, ठीक है? जीएस में आराम से 320 नंबर मिलेगा, 300 नंबर तो कम से कम मिलेगा। अगर कंप्लीट है, प्रीवियस पेपर का एकदम रटा हुआ है और करंट कंप्लीट है, और फिर डीआई एको गलती ना हुआ है, तो 300 नंबर के, मैं ये तो मिनिमम बोल रहा हूँ, 320 330 भी आ सकता है, ठीक है? तो ये वो काम शुरू कर दीजिए आप आज से, आज रात से शुरू कर दीजिए। यहाँ से जाइएगा ना तो मार्केट से ले लीजिएगा सॉल्व पेपर, केबीसी नैनो का अंग्रेजी में आता है, इंग्लिश में खाली केबीसी नैनो का ही आता है। उसको बोलिए केबीसी नैनो का दे दीजिए, हिंदी में भी आता है केबीसी नैनो, ले लीजिए, या फिर संदर्भ का ले सकते हैं, या फिर एक एडिटोरिया का भी आ रहा है। अभी मैं उसको देखा नहीं हूँ कैसा आंसर लिखा है उसने, लेकिन उसको देख लेंगे हम। बढ़िया ऐसी कहने थोड़ा ना होगा, हम देखेंगे क्या है, डाटा उटा मैच कराएंगे, अपडेट किया कि नहीं किया, हो सकता कहीं से कट कॉपी पेस्ट कर दिया हो। इतना टाइम किसके पास है जी कि लिख दिया बैठ के आंसर, तो कटे कॉपी पेस्ट किया हो कहीं ना कहीं से। तो भाई आप लोग आज से, आज रात में 39वीं का फर्स्ट पेपर कंप्लीट करके लाइए। हम सुनेंगे नहीं, मैंने आपका ईमानदारी से स्वीकार करिएगा कि जी सर हम रात में पढ़े हैं 2 बार 39वीं का फर्स्ट पेपर, कल 39वीं का सेकंड पेपर पढ़ जाएंगे, ठीक है? बहुत फायदा करेगा ये सब चीज़। दूसरा मास्टर आपको ना बताएगा, की है वो सब, की पॉइंट है पास करने का। लेकिन निबंध अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है, निबंध खुदे रंजीत सर पढ़ाते हैं, तो उनकी क्लास अपना करिएगा, ठीक है? तो चलिए सूखे की बात करते हैं। बिहार में सूखा, बाढ़ सूखा हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है, तो ये आपको जानना है। सूखा किसे कहते हैं? सबसे पहले कल ही डिफिनेशन बताया था। बाढ़ किसे बोलते हैं? बाढ़ किसे कहते हैं? जब नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगे या तट के बाहर बहने लगे तो उसे क्या बोलते हैं? बाढ़। और सूखा बोलते हैं। सूखा की 2 परिभाषा, एक परिभाषा है सूखा का जो गृह मंत्रालय का परिभाषा है, वो परिभाषा ये है, और योजना आयोग दोनों का, योजना आयोग का भी परिभाषा है और गृह मंत्रालय दोनों का ये परिभाषा है कि यदि वर्षा के दिनों में 3 सप्ताह तक 3 वीक तक वर्षा न हो, वर्षा के दिनों में 3 सप्ताह तक बारिश न हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सूखा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सूखा की परिभाषा अलग है भाई। 25 से, मगर वर्षा के दिनों में 25% से कम वर्षा होती है। मतलब जो वर्षा होती थी, मान लीजिए कि वर्षा होता था टोटल 300 सेंटीमीटर, तो इसका 25% कितना होगा? 75। 300 सेंटीमीटर का 25% कितना होगा? 75%। 100 में 25,
फिर अगला 100 में 25, फिर अगला 100 में 25, तब 25 या 75, यानी 75 सेंटीमीटर वर्षा होगी। उससे कम हुआ तो समझिए कि सूखा पड़ गया। यानी कि वर्षा जो जितना होना चाहिए उससे यदि 25% कम वर्षा हो तो समझिए वो क्या होता है, सूखा होता है। इसके अलावा एक और डिफिनेशन है नीचे, सिंचाई आयोग ने 1972 में परिभाषा दिया था। इसके अनुसार देश के वे क्षेत्र जहां औसतन वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो, साथ ही कुल वर्षा वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर का परिवर्तन हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, सूखा बोलते हैं। यही सिंपल डिफिनेशन है। इफ देयर इज ए रिडक्शन ऑफ 25% और मोर इन द नॉर्मल रेनफॉल इन एनी एरिया इट इज जनरली कॉल्ड ए ड्राउट। सिंपल, देखो ये अंग्रेजी भी है तो सिंपल अंग्रेजी है, ऐसी कोई अंग्रेजी है, ऐसा कोई वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया जिसके लिए डिक्शनरी निकालना पड़े आपको। केवल अंग्रेजी में भी रखे तो हिंदी को समझ में आएगा। हिंदी का भी ऐसे कोई वर्ड का प्रयोग नहीं है हिंदी में भी जो आप नहीं, कितना भी आप अंग्रेजी के हैं तो रेन को वर्षा तो जानते ही होंगे, वर्षा तो सबको पता होगा नहीं। आगे आइए, सूखा का कारण। देखिए सूखे का क्या कारण है, तो सबसे बड़ा कारण है सूखे का कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हमारे यहाँ कुछ ऐसे पॉपुलेशन है जो इलिटरेट हैं, अशिक्षित हैं, उनको पानी के क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, इसके बारे में उनको ज्ञान नहीं है। एक तो जनसंख्या बेतहाशा वृद्धि हो रहा है, हम दुनिया में नंबर 1 हो गए 2023 में, और तेज़ी से उस पर रुकावट का कोई उपाय नहीं किया गया है, वो भी बढ़ेगा। 2072 तक 2070 तक का टारगेट है कंट्रोल करने का। कंट्रोल करने का टारगेट कब तक है, 2070। अभी कितना चल रहे हैं 2023, आराम से 70 तक बढ़ाइए, अपने आप कंट्रोल होगा। तो इस बड़ी जनसंख्या बढ़ना भी बुरी बात नहीं है, पानी का यूज करने का तरीका नहीं पता। चाहे वो कृषि क्षेत्र में जाएं तो वहाँ पर जो किसान हैं उनको आइडिया नहीं है कि एक पौधा को कितना पानी चाहिए, एक खेत में कितना पानी चाहिए। बस पानी जा रहा है जी, याद आ गया जी, चलो जी बंद, पानी भर गया जी, तो हाँ भर गया जी, बहुत देर से भरा हुआ था, बंद किया जाके मोटर। अब तो सरकार सब्सिडी दे रही है, पानी पर सिंचाई पर बहुत कम पैसे लगते हैं तो खर्चा भी ज़्यादा नहीं है। बिजली चोरी भी है, सीधे मीटर न लगवा के टोका लगा के सीधे मोटर चलाएंगे, बिजली चोरी है। हालांकि सरकार भी अब धीरे धीरे क्या कर रही है, कवर वायरिंग करा रही है। तो हमने देखा कवर वायरिंग का भी नतीजा, लाइट कटा उतना देर में वो उतना दूर काट दिया और लगा दिया बीच में, और इतना पतला काटा कि पता भी नहीं चल रहा था कि वहाँ काटा हुआ है। अब पतला सा टोका इसे लग गया। हम बोले पकड़े जाएंगे तो क्या करिएगा, तो पकड़े जाएंगे तो हिम्मत है पकड़ लेगा, पकड़ लेगा तो ही पहले पीटेंगे दम भर, उसके बाद कार्रवाई देखा जाएगा। तो गांव में भी है, अब अकेले, हम अकेले लगा रहे हैं, गांव में 10-20 लोग और हैं, गांव से निकलने ही नहीं देंगे उसको। हम माफी भी मांग लेगा, गलती हो गया तभी छोड़ेंगे, और पूरा गांव के जेल में बंद करेगा। हम तो मोटर चला रहे हैं, वो घर में खाना भी हीटरे पे बनाता है, गैस चूल्हा खाली बाहर रखा रहता है। हमें कहाँ बनाता, हम तो देखे हैं कि वो जलावन वाला चूल्हा है, वो ध्यान से देखे हैं, उसके अंदर हीटर फिट है, चूल्हा खाली जलावन वाला दिख रहा है आपको। सब है तो ठीक है, बढ़िया बता दिया, हम करते हैं कंप्लेन। हम चूल्हा देख के भागिएगा मत, उसके अंदर झांक के देखिए उसे चूल्हे में क्या है, हीटर है। चलिए, तो भाई जनसंख्या वृद्धि और पानी का गलत यूज सूखे का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। दूसरा कारण है समय पर वर्षा न होना, और समय पर वर्षा न होने के सबसे पीछे कारण है क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, जो कि जनसंख्या से रिलेटेड कारक है। आज पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है, जैसे पॉल्यूशन सबके जड़ में पॉपुलेशन है गुरु, जनसंख्या सबके जड़ में है। आज पॉल्यूशन इतनी तेजी से बढ़ा है, इसके पीछे भी क्या कारण है, जनसंख्या, पॉपुलेशन। आज तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का कंडीशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि। हम लोग इस तरह के गैसेज का इस्तेमाल करते हैं, पहले खूब एसी का, हालांकि एसी तो अब दूसरा भी आ गया जो गलत गैस का उत्सर्जन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हम लोग अभी भी पूरा सारे लोग उस प्रकार के एसी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग अभी भी पुराने तरीके के एसी का प्रयोग कर रहे हैं। उसी तरह का फ्रिज, उसी तरह का सब कुछ प्रयोग हो रहा है, तो उससे जो गैसेज निकलते हैं कहीं ना कहीं ओजोन लेयर में छिद्र करते हैं, जिसके कारण भी ग्लोबल वार्मिंग होता है। साथ में ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट जानते हैं ना, कुछ ऐसी गैसेज हैं, खासकर वाटर वेपर, CO2, मीथेन, ये आसमान में जा कर के बना लेते हैं एक लेयर,
और लेयर बनाते हैं तो सूरज की रोशनी को धरती तक आने देते हो। सूरज की रोशनी जो धरती तक आता है उसको आता है शॉर्ट वेव के रूप में। किस रूप में आता है? शॉर्ट वेव के रूप में आता है। और जो धरती से जो विकिरण जाता है, पार्थिव विकिरण, जिसको हम लोग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, सोलर रेडिएशन वो शॉर्ट वेव के रूप में होता है और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लॉन्ग वेव के रूप में होता है। शॉर्ट वेव की स्पीड ज़्यादा होती है इसलिए उस लेयर को आराम से पार कर जाता है, लेकिन जो लॉन्ग वेव होता है उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं होती है। वेवलेंथ जितना ज़्यादा स्पीड उतनी ही वेव की कम, इसलिए वो लेयर को पार नहीं कर पाता, जिससे पूरी की पूरी गर्मी वापस वायुमंडल में नहीं लौट पाता, जिससे धीरे धीरे धरती का तापमान बढ़ने लगता है। और धरती का तापमान से जुड़ा हुआ मानसून है, धरती के तापमान से ही वर्षा का पूरा पूरा संबंध है ना। टेम्परेचर से ही संबंध है हमारे कृषि का, फसल का। हर फसल के लिए कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है। बिना चावल के लिए टेम्परेचर अलग है तो गेहूं के लिए टेम्परेचर अलग है। हर फसल का अपना एक टेम्परेचर, अपना एक वर्षा का लेवल होता है। इतना वर्षा इतना तापमान होगा तो कौन फसल, इतना वर्षा इतना तापमान होगा तो कौन फसल। हमारा पूरा क्रॉप सिस्टम टेम्परेचर और रेन पे डिपेंड होता है गुरु। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा घटेगा तो पूरा क्रॉप सिस्टम खराब होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग से वर्षा की मात्रा पर पूरा प्रभाव पड़ता है। तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, ये सब क्या करता है? वर्षा की मात्रा को घटा दिया है या बहुत बढ़ा दिया है। बढ़ा दिया तो कुछ साल बाढ़ आ जाता है, घटा दिया बिल्कुल बारिश नहीं तो सूखा पड़ जाएगा। इसके अलावा चौथा जो कारण है, पेड़ काट रहे हैं तेजी से, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि बहुत बड़ा सोर्स वो बादल का, क्लाउड का सब या वाटर वेपर का सबसे बड़ा सोर्स पेड़ भी होते हैं। आपको पता है बहुत सारे पानी पेड़ भी अपने अंदर ऑब्जर्व करके रखती है। पेड़ के पत्तों में पानी होता है, पेड़ के जो हरे भाग उसके अंदर पानी होता है, और उस पर जब धूप पड़ता है तो बहुत तेजी से पानी उससे बाहर निकलता है। ट्रांसपिरेशन उसको कहते हैं। नहीं, पेड़ जब तालाब से पानी एवोपरेट हो तो उसको बोलते हैं इवोपरेशन, लेकिन जब पेड़ के पत्तों से पानी जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। तो पेड़ अगर ख़त्म हो जाएगा तो खाली ये जो तालाब हैं, झील हैं, नदी हैं, वो सोर्स बच जाएगा बादल का, वाटर वेपर का, और वो भी अब सूख रहे हैं तो वो सोर्स ख़त्म, तो बरसात गायब। ऐसे में पेड़ होने से भी ज़्यादा, जहाँ पेड़ होते हैं उसके पत्तों से पानी उड़ता है, बादल बनता है, बारिश होती है, पेड़ ख़त्म। तो हम लोग तेज़ी से अपनी आवासीय क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। पटना के आसपास पेड़ दिखा दीजिए आप, पटना के कुछ ही इलाके में पेड़ दिखेगा, बाकी जो पेड़ है काट के तुरंत उसमें बिल्डिंग बना लिए। पेड़ काटना मना है फिर भी घूस दे दिए लोकल नगर निगम के अधिकारी को, भाई पेड़ काट देंगे, तुम बोलने मत आना। पेड़ जब जो बिकेगा पेड़ उसका कुछ पैसा तुमको भी दे देंगे, कहोगे तो पूरा पैसा रख लेना, घर बनाना जरूरी है नहीं। तो हम कहीं ना कहीं पेड़ काट दे रहे हैं। जानवरों की संख्या भी बढ़ रहा है, जैसे जानवरों के चारागाह की जरूरत पड़ रहा है तो पेड़ काट के हम चारा का ज़मीन बना ले रहे हैं। कृषि कार्य के लिए जगह कम पड़ रहा है ना। हमारे दादाजी के 2 लड़के थे और उनके 2 लड़के के 5 लड़के हो गए, उन 5 के फिर 10 लड़के हो गए। कहाँ से खाना लाइएगा? तो कृषि का भूमि, एग्रीकल्चरल लैंड बढ़ाना ना पड़ेगा जी, तो बढ़ाना पड़ेगा। तो कहाँ से लाइएगा ज़मीन? नदी को भर दीजिएगा, जो झील था उसको भर दीजिएगा। तो नेचुरल जो वाटर का जो रिजर्वायर था वो सबको आपने क्या कर लिया है? इनक्रोच कर लिया, उसको कब्जा कर लिया आपने, तो वो भी ख़त्म हुआ। जो वाटर जमा रहता था वो भी आपने भर दिया। ये तो धन्य नीतीश कुमार जिन्होंने जल जीवन हरियाली चलाया, और जितने भी बिहार के तालाब थे उसकी उड़ाही कराई गई। और भले ही कोई ही ऐसा गांव होगा जहाँ पर ये तालाब उड़ाही नहीं हुआ होगा। हर गांव के तालाब को गड्ढा किया गया, उसकी गहराई बढ़ाई गई, किनारे किनारे पेड़ लगाए गए, है ना। अब आपके गांव में न लगा होगा, मन में सोच रहे कि कोई कौन सा झूठ बात बोल रही है, एकदम झूठ बात है। हमारे गांव के तालाब तो ऐसी है, उसमें क्रिकेट हम लोग खेलते हैं, बरसात के दिन में भी पानी नहीं भरता बढ़िया से, उसी गड्ढा में जाके पूरा क्रिकेट होता है। नहीं, गड्ढा के बाहर चला गया गेंद तो आउट। एक नया रूल रहता है क्रिकेट में, गांव में, बाउंड्री के अंदर अगर खेल रहे हैं तो बाउंड्री के पार गया तो आउट माना, अंदर ही मारना है आपको। ज़्यादा जोश में आके छक्का मार दिया तो आउट हो जाइएगा। क्या होता है भाई, हमको तो रीजन नहीं पता, पर हम ऐसा मैच खेले हैं इसलिए बता रहे हैं आपको। हाँ, इसीलिए मैं, हाँ, पड़ोस में जो अंकल जी हैं ये थप्पड़ से बात करते हैं, तो कैप्टन हमें तो हम ही को थप्पड़ लगाएंगे भाई, इसलिए बाहर गया तो आउट माना जाएगा। अच्छा था बचपन का दिन। नहीं, सिर्फ शाम को बैट बॉल ही याद आता था, का पढ़ाई का लिखाई, वो डांट पड़ता था उसी से मैं पता चलता था खाली। हाँ, कोई बात नहीं, बचपना वैसे नौकरी हो जाएगा ना, 69वीं बीपीएससी फाइनल हो जाएगा। आदमी को बचपन बरकरार रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी उम्र हो गई अब हम इस तरह की हरकत करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचेंगे, जिसको सोचना है सोचते रहे।
हम बच्चा है तो बच्चा है, जिस दिन इंसान का बचपना मर जाता है ना, इंसान उसी दिन मर जाता है। इस इंसान को कभी भी अपने बचपन को मरने नहीं देना चाहिए। आप कहीं खाने गए हैं, पार्टी है तो दबा के खाइए, पूछ पूछ के खाइए कि ये आइटम ना रखे हैं जी। अरे महाराज हम तो सोचते कि रखिएगा, है ना। चिकन भी है क्या, किधर है चिकन वाला मैटर। अब देर हो रहा तो बोलिए कि भूख लगा हमारा, मैंने भूख मर जाएगा तब खाना निकालिएगा, निकलवाइए, चलवाइए, शुरू करवाइए। आहार कभी ला जाना नहीं चाहिए। ये दो चीज आहार और व्यवहार में हमेशा ढीठ रहना चाहिए। सीधे बोलिए, अगर ना नृत्य चल रहा है गाने पे डांस, घुस जाइए और आप भी 2 स्टेप ले ही लीजिए, क्या है। और अब तो आसान हो गया ना, पहले पूरे घर के लोग, बारात आ गई तो इन्वॉल्व रहते थे, अब तो टेंडर चल रहा है गुरु, बस एक टेंडर मिल गया, खाना पीना से लेके पूरा हर आदमी को उसको पैसा दिया गया, खिलाना पिलाना बनाने का काम किसी और का, हमको सिर्फ नाचना है, बस यही काम है। अब बदल गया ज़माना। उस समय था जब पत्तल पे बिठा के दरी बिछा के खिलाया जाता था, और अब ज़्यादातर लोग टेंडर दे रहे हैं, खिलाने पिलाने के डिपार्टमेंट है किसी और को दे दीजिए। नहीं तो वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा है, नहीं इसमें शर्म ना है। कोई और टेंडर लिया है, थोड़ा पहचान रहा है कि मैं कौन हूँ, लाओ भाई 2 रसगुल्ला और डालो, ये क्या कंजूसी कर रहा है। तो भाई पेड़ कट गए, तालाब भर दिए गए, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर बिहार में तालाब की उड़ाही करवाई गई। जो लोग अपने ज़मीन में तालाब बनवा रहे थे उनको पूरा क्या दिया गया, मछली पालन के लिए, उसमें कुछ करने के लिए फंड दिया गया, सब्सिडी दिया गया, ताकि वो कुछ कर सके। ये है सूखे का कारण। उसके बाद वाटर लेवल बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है, वाटर लेवल नीचे तेज़ी से जा रहा है। हम लोग अपनी सुविधा के लिए सप्लाई का पानी उपलब्ध है शहरों में, लेकिन फिर भी हम लोग बोरिंग करवाते हैं ताकि साफ पानी हमको मिल सके। सरकार के रिस्ट्रिक्शन के बाद भी चुपका बोरिंग करवा लेते हैं। और अंदर के वाटर लेवल कभी 200 फीट नीचे था, अब 300 फीट नीचे चला गया, फिर 500 फीट नीचे चला जाएगा, तब क्या करिएगा। अब इसी बार कई गाँव में पानी का वाटर लेवल नीचे सुनने में आया, हाल ही में एक आध महीने पहले घटना है कि पानी आ ही नहीं रहा, सारा जितना भी हैंडपम्प था सब सूख गया है। ये भी स्थिति था बिहार में, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बिहार की स्थिति है। एक समय होगा जब राजस्थान वाली स्थिति यहाँ हो जाएगा। मरुस्थल का प्रसार हो रहा है धीरे धीरे। डेजर्ट जो है ना, पहले राजस्थान में था, राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में था, अब पूर्वी राजस्थान में डेजर्ट फैल गया। अब उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, अलीगढ़, इन क्षेत्रों में डेजर्ट का प्रभाव दिख रहा है। धीरे धीरे थार डेजर्ट हमारा फैल रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश में फैल जाएगा, पूरा बिहार में फैल जाएगा, गंगा नदी बरसाती नदी बन जाएगी। तब क्या होगा, तब अपने आप जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगा, फिर कंट्रोल करना नहीं पड़ेगा, फिर मालथस वाला फार्मूला लग जाएगा, अपने आप कंट्रोल। मालथस ने फार्मूला दिया था ना, ये खुद से कंट्रोल कर लीजिए, न तो कंट्रोल हो जाइएगा। आप नहीं करिएगा कंट्रोल तो नेचर कर देगा कंट्रोल आपको, आप करिएगा तो दुख नहीं होगा आपको, क्योंकि आपने कंट्रोल किया। भैया जन्म से पहले कंट्रोल कर लिया, लेकिन जन्म लेने के बाद अगर थोक में मरेगा तो फिर आपका भी जाएगा संतान उसी में मरने में, तो फिर तब कैसा फील होगा। तो प्रकृति कंट्रोल कर, उससे पहले खुद कंट्रोल कर लीजिए। इसी को बोलते हैं मालथस पॉपुलेशन थ्योरी, मालथस का जनसंख्या सिद्धांत। पढ़ाए थे आप लोगों को कि भाई पॉपुलेशन ग्रोथ होता है जीपी के हिसाब से, और भोजन का उत्पादन होता है एपी के हिसाब से। ये सब पूछ सकता है परीक्षा में। अब तो उनको पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं वो, अब उनका दायरा बढ़ गया। अब आप कहाँ तक पढ़ के जा सकते हैं, पढ़ के जाइए, गेस क्वेश्चन नहीं। तो गुरु ये सब यही बात आगे हम लिखेंगे। भूमि प्रबंध की उपेक्षा की गई। इसमें एक भी है कि भाई मैनेजमेंट नहीं कर पाए हम कि किस ज़मीन में कितना पानी लगेगा, किस ज़मीन में पानी की ज़रूरत है, किस ज़मीन में पानी की ज़रूरत नहीं है, किस ज़मीन में किस टाइप की फसल की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ का ज़मीन ऐसा है जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं है, तो हम ऐसा फसल लगाएंगे जहाँ पर पानी की कम ज़रूरत पड़े, वैसा फसल लगा देंगे जहाँ पानी ज़्यादा ज़रूरत पड़े, तो जो बचा खुचा पानी वो भी सोख लेगा वो। क्यों जी? जैसे राजीव गांधी मंगवाए भारत में पेड़ लगाने के नाम पर ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस का पेड़। यूकेलिप्टस जो है ना पानी को सोखता है, पानी देता नहीं है, वो जितना देगा उससे ज़्यादा सोख लेगा। तो गलत डिसीजन था। तो भूमि प्रबंध का मतलब ऐसे फसल, कोई भूमि ऐसा जिसमें पानी बहुत कम है, पानी की मात्रा है नहीं, तो वहाँ पर ऐसे फसल को लगाएं जहाँ पानी की उस फसल को ज़रूरत ना हो, और जहाँ पानी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर पानी वाला फसल लगाएंगे हम। समझ में आ रहा है बात ना? तो भूमि का अच्छे से हम प्रबंध नहीं कर पाए। सिंचाई के पारंपरिक स्रोत जैसे तालाब, कुआं, टैंक की उपेक्षा की है। मतलब कि सिंचाई का जो अभी बताया ना मैंने, तालाब में पानी है, कुआं में पानी, टैंक में पानी है, फिर भी हम उसका इस्तेमाल बोरिंग करके निकालते रहे अंदर से पानी। सामुदायिक वनों का विनाश। जो सामुदायिक वन का मतलब जो गांव में ऐसा वन जो गर्मजरुआ जमीन पे था। गर्मजरुआ जानते हैं? अरे सरकारी जमीन, गांव में कुछ जमीन ऐसे होते जो किसी का नहीं होता, न शर्मा जी का न वर्मा जी का। वो ऐसा जमीन है जो
सरकारी है। हालांकि बात अलग है, गांव के कुछ लोग उसमें कब्जा करके घर बना लेते हैं, वो बात अलग है। लेकिन उस जमीन पे पहले पेड़ हुआ करता था, आज उस पेड़ को क्या कर दिया गया, काट दिया गया। तो सामुदायिक वन उसी को बोलते हैं। वन विनाश से प्राकृतिक जलधाराओं का सूखना, वर्षा कम हो गया, भूमिगत जलस्तर भी नीचे चला गया, नदियों के जलस्तर में भी कमी आ गई। इस तरह से सूखा का कारण बना। पशुओं के लिए चारा का संकट हो गया। भाई जल सूख जाएगा, पानी सूख जाएगा तो चारागाह जो ग्रासलैंड है वो भी कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कोई अंग्रेजी हिंदी को लेकर प्रॉब्लम है तो बोलना। कोई ऐसी भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, कैसे लैंग्वेज का जो आपको एकदम चुभ रहा है कान में कि यार ये हमको समझ में नहीं। चारा मतलब क्या? चारा जानते हैं ना, जानवरों का चारा, या फिर जो घूस लेता है आदमी उसको बोला जाता है थोड़ा दो चार चारा फेंकिए ना, फिर लाइन पे आ जाएगा। नहीं, जो घूसखोर लोग होते हैं उनको कहा जाए चारा फेंकिए। और बिहार में लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा पद मिले जो जहाँ से चारा आते रहे, मतलब कि हाँ बेचारा वाला ना हो, चारा हो, बेचारा की बात ना हो। हमने देखा कि नौकरी नहीं हो रही थी तो लोग कहते भगवान किसी तरह एक बीपीएससी में कोई पद दिलवा देते तो हो जाता। पद मिल गया, भगवान पटना के आसपास पोस्टिंग हो जाता तो बढ़िया हो जाता, वो मिल गया। फिर क्या बोले, पता ना भगवान को क्या मर्जी, हमसे दुश्मनी है कि क्या है, ऐसा पद दिया कि एकदम फंडे ना मेरे नाम से आता है, टेबल के नीचे से कुछ है ये नहीं है, खाली सैलरी लेके जाते हैं। नाम ना बताएं किसने कहा, पर ये बात हमसे कहा गया है। हो सकता आप जानते भी उस नाम को हो, मुझे नहीं पता किसने कहा, पर किसी ने कहा मुझसे ये बात कि ऐसा पद मिल गया। ये सब गलत बात है। सेवा के लिए आप आइए, आप समाज में कुछ बदलाव करने आइए। जो डिपार्टमेंट मिलेगा उसमें ईमानदारी से काम करेंगे। ट्रांसफर होगा तो पूरे गांव के लोग, ब्लॉक के लोग हमारे लिए रोएंगे, धरना दे देंगे कि इनको जाने नहीं देंगे हम। होता ना, कभी देखा होगा कि अधिकारी को न जाने देने के लिए पूरा जनता धरना कर देती है, एकदम डीएम आवास का घेराव, मुख्यमंत्री के आवास तक का घेराव कर देता है। लेकिन उस अधिकारी पर संकट भी आ जाता है। फिर मुख्यमंत्री कहेंगे हीरो बन रहा है क्या ये वीडियो ज़्यादा हीरो बन रहा है, इसको ऐसा जगह भेजो जहाँ मच्छर काट के इसको मार दे जान, है ना, जहाँ खाली धमकी है। क्या हुआ था, पूरा ट्विटर पर कैंपेन चला दिया गया था। रंजीत सर का शिक्षा विभाग से हटा रहे थे लोग, तो पूरा ट्विटर पे वो ट्रेंड कर गया था। आइकॉन है वो है ललन टॉप, उसको इंटरव्यू करना पड़ गया था। ललन टॉप में है वो वाला कि एक ऐसा अधिकारी जिसके लिए ट्विटर पर ट्रेंड करा दिया गया। तो ऐसा ना बनना है आपको। और आप किस्मत से उस सेंटर में है जहाँ वो अधिकारी खुद जुड़े हैं, आपके सामने आते हैं, आपसे बतियाते हैं। पहले तो बहुत आ रहे थे आपके क्लास में, अवार्ड भी दिए हैं अपने हाथों से, आप लोगों को दिए हैं ना जी। टॉप करते थे तो कभी वही अवार्ड दे देते थे, हम सोचते थे कि हम दे दें, सर आ गया तो दे दें। अब ये वातावरण में आपसी संबंध टूटने से, देखो वातावरण का संबंध टूटना का मतलब क्या, यह टूटने से कृषि मतलब आपसी संबंध मतलब एयर, आज जो पहले वर्षा होती थी वर्षा नहीं हो रही है, जो टेम्परेचर पहले होता था रियल टेम्परेचर वो टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर प्रेशर रेन इन सब का जो कंडीशन था सब चेंज हो गया है। जिससे क्या हुआ, कृषि उद्योग घरेलू कार्य में पानी की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुआ। मतलब क्या, मतलब कि ये तो जनसंख्या से जुड़ा हुआ है कि बहुत तेजी जनसंख्या बढ़ा, कृषि का भूमि बढ़ा तो पानी की डिमांड में भी वृद्धि हुआ। जल संसाधनों के दोहन का दोषपूर्ण व्यवस्था पहले ही बता दिए कि जल संसाधन का सही तरीके से हम दोहन, मतलब क्या, फॉल्टी सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। तो मतलब कि हम गलत तरीके से पानी का उपयोग करते रहे, ये भी सूखा का सबसे बड़ा कारण हुआ। सूखा आपदा का प्रभाव तो आराम से लिख देंगे, प्रभाव तो बता ही दिया जी। जानवरों के लिए चारा की कमी हो जाएगा, इसके अलावा कृषि के लिए पानी नहीं मिलेगा, पीने का पानी नहीं मिल पाएगा, वाटर लेवल नीचे चला जाएगा, उद्योग में भी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उद्योग के लिए पानी नहीं मिल पाएगा। क्लियर है? इसमें वही चीज़ लिखा है, प्रारंभ में सूखे का प्रभाव आधारित फसलों पर, बाद में सिंचित फसलों पर पड़ता है। जिन क्षेत्रों में वर्षा को छोड़कर वैकल्पिक जल स्रोत कम है, जिन क्षेत्रों में वर्षा को छोड़कर वैकल्पिक मतलब कि ऐसा जल स्रोत, मतलब कहने का मतलब है ये कि केवल वर्षा पे ही वहाँ की कृषि डिपेंड है, केवल वर्षा पे वहाँ का सारा चीज़ डिपेंड है। वहाँ ना तो नहर है, ना तो वहाँ कुआं है, ना तो तालाब है, ना ट्यूबवेल्स है। इस सबको क्या बोलते हैं, वैकल्पिक जल स्रोत। क्या बोलते हैं इसको, क्या है, इनिशियली ड्राउट इफेक्ट्स फील्ड क्रॉप एंड लेटर ऑन irrigated crops, areas where there are less alternate source। मैं वैकल्पिक सोर्स को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट सोर्स। अल्टरनेट सोर्स में क्या आ जाता है, तालाब, कुआं, नहर, पौंड, वेल, कैनाल्स,
ट्यूबवेल्स, ये सब वैकल्पिक स्रोत, अल्टरनेट सोर्स है। जहाँ पर नहीं है ये चीज़, जहाँ पर ये सब चीज़ नहीं है, वहाँ के लोग वर्षा कम होने से, सूखा होने से क्या होंगे? बोलो क्या होंगे जी? जहाँ पर अल्टरनेट सोर्स नहीं होगा, कैनाल्स नहीं होंगे, बोरवेल्स नहीं होगा, ट्यूबवेल्स नहीं होगा, पॉन्ड नहीं होगा, वेल नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा जी? वहाँ पर अगर बरसात नहीं होता, सूखा पड़ता है, तो वहाँ ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा कि जहाँ ये सब है अब वर्षा नहीं होता, वहाँ ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। वहाँ ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा जहाँ ये सब अल्टरनेट सोर्स नहीं है, इससे पलायन बढ़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज पलायन बढ़ा ही है। अशांति बताऊँ, ये बात की बात है, लेकिन सबसे पहले पलायन बढ़ेगा, माइग्रेशन होगा। और माइग्रेशन क्यों होगा आज देखते हैं। बिहार में आप रहते हैं तो देखे होंगे कि बड़े बड़े किसान जिसका 5 बीघा 10 बीघा ज़मीन है, वो भी अपनी खेती छोड़कर दिल्ली में गार्ड की नौकरी करना पसंद कर रहा है। सिक्योरिटी गार्ड 15,000 मिलेगा, नौकरी कर लेंगे, 3-4 हज़ार में रह लेंगे, 10,000 बचेगा, साल में 1,20,000 बचा लेंगे, पर वो खेती करना पसंद नहीं कर रहा है। आज खेती घाटे का सौदा हो गया है बिहार में, और खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में या बुंदेलखंड या सूखा प्रभावित क्षेत्र में कृषि जो है क्या है? घाटे का सौदा। दक्षिण भारत में आपने सुना होगा, आंध्र प्रदेश, खूब किसान सुसाइड करते हैं। आप विदर्भ, महाराष्ट्र में विदर्भ का इलाका है, खूब सुसाइड होता है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड, किसानों ने खूब सुसाइड किया। बिहार में हालांकि कम सुसाइड होता है, बिहार किसान थोड़ा हिम्मती होते हैं, 2-4 साल सूखा पड़े तब भी झेल लेते हैं। नहीं जी, सुसाइड काहे करेंगे? छोड़ देंगे खेती, दिल्ली चल जाएंगे कमाने, सूरत चल जाएंगे कमाने, सुसाइड करने का क्या मतलब है ना जी? तो ये चीज़ है। तो क्या क्या सर्वाधिक सुरक्षित है? सूखा आपदा का सबसे बड़ा असर देश के करोड़ों भूमिहीन किसानों, ग्रामीण कारीगरों, सीमांत कृषक, महिलाओं, बच्चों। अब देखो, कृषि नहीं होगा, सूखा पड़ेगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा, तो खेती में काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, क्या करेंगे? जो भूमिहीन लैंडलेस जो लोग हैं और जिसके पास ज़मीन है उसके यहाँ काम करेंगे। और उस कृषि नहीं होगा तो सिर्फ खेती, ज़मीन जिसके पास केवल वही प्रभावित नहीं होंगे, उसमें काम करने वाले जो मजदूर हैं उन पर भी तो प्रभाव पड़ेगा, उनको भी गाँव में रोजगार नहीं मिलेगा। अन्य प्राकृतिक आपदाओं से हटकर सूखे के कारण कोई संरचनात्मक क्षति नहीं होती। मतलब जैसे भूकंप आता है, जैसे कह रहा है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का नुकसान सूखा से नहीं होता। जैसे भूकंप आता है तो बिल्डिंग गिर जाता है, बाढ़ आता है तो भी मकान गिर जाता है, लेकिन जैसे अन्य प्राकृतिक आपदा कंस्ट्रक्शन का नुकसान करता है, वैसे सूखा कंस्ट्रक्शन का नुकसान नहीं करता। सूखा भी एक आपदा है, पर जो बना हुआ चीज़ उसको बिगाड़ता नहीं है, लेकिन जो बनने वाला है उसको जरूर बिगाड़ देता है वो। जैसे उद्योग को, उत्पादन को गिरा देता है, इंडस्ट्री का प्रोडक्शन को गिरा देता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को गिरा देता है, सर्विस सेक्टर के प्रोडक्शन को गिरा देता है। हैं? शादी विवाह भी रुकवा देता है। सही बात बोले आप एकदम अंदरूनी बात बोल गए। क्या कभी हुआ है क्या आपके सामने? मैंने जिस गांव में सूखा पड़ता है उस गांव में लड़कियों लड़कों का विवाह नहीं होता। बाकी सूखा, ये सही बोला उन्होंने कि सूखा क्षेत्र में काहे अपनी बेटी का विवाह कर रहे हैं, पर आपका भ्रम टूटना चाहिए। अब जमीन देख के कोई विवाह नहीं करता। अच्छा, खुद पीते जी रोक दिए शादी। अच्छा, ये बात होगी कि सामने वाला शादी रोक दिया। अच्छा, खिलाएंगे कहाँ से? आएगा बारात तो उसको कहाँ से खिलाएंगे? अच्छा, इसलिए ऐसा शादी रुकते तो मैंने कभी सुना नहीं है। आप पता नहीं कहाँ से लाए। ही सुना है कि कहाँ महाराज बेटी का शादी तय किए हैं जी, खाली सुखाड़ तो है वहाँ, बारिशे पर तो डिपेंड है, पर अब वो भी नहीं पूछते। अब सरकारी नौकरी है कि नहीं लड़का का, चाहे ग्रुप डी के नौकरी का है ना हो, रेलवे में सरकारी होना चाहिए। भले ही बोल्डर हटाते, पटरी पर हथौड़ा मारते दामाद देखा जाए चलेगा, कितना खराब लगता होगा जब बोल्डर हटाते दामाद पकड़ा गया। बताएगा भी नहीं किसी के साथ रहेगा तो कि मेरा दामाद है। सरकारी नौकरी के नाम ब्याह तो कर लिए, अब क्या करिएगा? कितनी बेइज्जती वाला बात है। इससे बढ़िया था कि बीपीएससी का प्रीलिम मेंस इंटरव्यू दे रहा है लड़का, यूपीएससी का प्रीलिम मेंस इंटरव्यू दे रहा है, बीपीएससी साइंस कॉलेज से पढ़ा है और टॉप किया था अपने डिपार्टमेंट में लड़का। पता कर लीजिए उसका हाव भाव का चाल चलन क्या है, उसके बाद आप पता करके उससे कीजिए। कम से कम ग्रुप डी वाला से तो ज़्यादा ही पैसा कमाएगा वो, प्राइवेटों में कमाएगा तो उससे ज़्यादा कमाएगा, आपकी बेटी को ज़्यादा सुखी रखेगा, अगला जनरेशन को भी बेहतर पढ़ा पाएगा। पर आज जो तिलक दहेज जो है ना, आज जो दहेज वाला सिस्टम है ना, उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं गर्ल्स, लड़की के फादर ही ज़्यादा जिम्मेवार हैं। कुछ अब मान लीजिए कि आलू सबसे खराब चीज़ है, अब आलू का डिमांड बढ़ जाए तो खराब चीज़ का कीमत बढ़ेगा।
क्यों, जैसा है कि नहीं। आलू खराब चीज़ है, मान लीजिए पेट खराब करता है जो भी है, अब आलू का डिमांड बढ़ जाए, नहीं जी लेंगे तो आलू सब्जी में जरूर लेंगे, तो जाहिर सी बात उसका बढ़ जाएगा कीमत। तो ऐसा नहीं है, और आप खुद ही विरोध कीजिए, नहीं देंगे दहेज, ठान लीजिए। या घर की महिलाएं ये ठान लें, पूरे महिला यूनाइट हो जाए पूरे बिहार की, और अगर पति मैंने जाके वो लड़का के पिता दहेज मांगे तो घर में माँ कह दे कि वो भी किसी की बेटी अगर दहेज मांग 1 रुपया भी ले लिए तो घर में खाना ताना सब बंद कर देंगे। जिस दिन महिला ठान ले कि दहेज प्रथा हट जाएगा, दहेज महिलाओं के कारण पुरुषों के कारण कोई दहेज नहीं है। मानते कि नहीं मानते? अब तो आप सरकारी में चले ही जाएंगे, आप क्यों टेंशन है, अब तो आप बीपीएससी क्वालिफाई कर लेंगे, है ना। बस ये शपथ जरूर लीजिएगा कि हम जब सरकारी नौकरी मेरी होगी तो हम 1 रुपया दहेज नहीं लेंगे। ठीक है, देखते हैं, मुझे खाली बताइएगा, हम पता कर लेंगे लिए हैं कि नहीं लिए हैं दहेज। चलिए, अच्छा वो ट्रेनिंग सेंटर में ही शादी कर लेना है, क्या बात है, बहुत अच्छा विचार है आपका। चलिए, सूखे के अन्य का प्रभाव क्या भी है, वनों का ह्रास। भाई सूखा से क्या हो जाएगा, पानी, पेड़ को भी पानी नहीं मिलेगा तो वनों का ह्रास होगा। स्वास्थ्य और कुपोषण जैसी समस्याओं में वृद्धि। अब खेती नहीं होगा, जो उत्पादन नहीं होगा तो लोगों को प्रॉपर अनाज नहीं मिल पाएगा, जिससे क्या होगा, मैलनोरिश इंक्रीज इन प्रॉब्लम लाइक हेल्थ एंड मैल न्यूट्रिशन। नियोजन आर्थिक विकास में बाधा। अब भाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन रुक जाएगा, इसके बाद इंडस्ट्री का प्रोडक्शन रुक जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जो नियोजन है, जो प्लानिंग है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। बाधा मतलब उसमें रुकावटें उत्पन्न होंगी। जमाखोरी के कारण महंगाई बढ़ेगा, कम उत्पादन होगा तो कम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होगा तो कई सारे अनाज होंगे जिसको लोग ब्लैक में खरीद कर रख लेंगे और उस समय निकालेंगे जब लोग भूख से मरने लगेंगे, मजबूरी में पैसा दीजिएगा, मैंने ब्लैक मार्केटिंग बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगा। जनता की क्रय शक्ति में कमी होगी, अब फसल उत्पादन होगा ही नहीं। आज भारत के 58% लोग कृषि पर डिपेंड हैं, वो कृषि से ही अपने बेटे को पढ़ाते हैं, कृषि से ही कपड़ा खरीद, दशहरा में कपड़ा खरीदते हैं, कृषि से ही अपना घर बनाते हैं, बेटी का विवाह करते हैं। एक 58% लोग ऐसे हैं जिनका पूरा का पूरा खर्चा बेटे का पढ़ाई से लेकर, बेटी के विवाह से लेकर, घर बनाने से लेकर, कपड़ा से लेकर, पानी से लेकर, सब कुछ का उनका खर्चा उसी खेती से आता है गुरु। तो खेती अगर ख़त्म हो जाएगा तो उनके पास ये सब चीज़ खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा, उनका जो परचेजिंग पावर होगा वो लॉस कर जाएगा, जिससे वो अभावग्रस्त हो जाएंगे। मानव की कार्य क्षमता में कमी। भाई यहीं से माल न्यूट्रिशन से ही तो पता चलता है गुरु कि माल न्यूट्रिशन हो जाएगा तो उसकी जो कार्य क्षमता है, मानसिक एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी और जो हेल्थ है, जो हमारा जो फिजिकल एबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये सब प्रभाव है, ऐसा लिखा हूँ मैंने। सूखे से बचने का उपाय, ये क्या हो गया, कारण और उसका कहाँ। अब अच्छा आराम से लिख देंगे आप, अच्छा ये बताइए, आराम से लिखेंगे तो चलिए बारी बारी थोड़ा सा पूछ लेते हैं कितने लोग समझें इस बात को। चलिए आप ही से आगे बैठे, बताइए, आप ही बैठिए कि बताइए कि सूखा का 2 कारण बताइए, 2 कारण, 2 रीजन बताइए सूखे का। और क्लाइमेट चेंज और अच्छा आप पीछे बैठे हैं, आप बताइए मुझे कि सूखा का होने से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। देख के अच्छा उधर हटा दिए, चलिए 2 प्रभाव आप बताइए। उत्पादन कम हो जाएगा और दूसरा बोलो, उद्योग का उत्पादन कम हो जाएगा। चलिए पीछे आप बताइए कि ड्राउट से इनको दो ही जो उन्होंने बताया, इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इनके अलावा 2 और बताइए कि ड्राउट से क्या इफेक्ट पड़ेगा। और वेरी गुड, बस 2 ही बताना है। आप बताइए सूखा का ये 2 कारण बताइए हैं, एक बताया क्लाइमेट चेंज और पॉपुलेशन ग्रोथ। सूखा का आप बताइए, इनके अलावा 2 कारण और सूखा होने का, ड्राउट होने का। हाँ कारण, इसे पता चलेगा ना कि आप क्लास में ही हैं, आप सब कुछ सीख रहे हैं। यही सिंपल आता है, वैसे लिख देना होता है, अब पूरा नंबर मिलता है। जिस तरीके का मैं दे रहा हूँ कंटेंट, 60% नंबर आराम से मिलेगा, आराम से, क्योंकि हमको खुद मिला है ना। पड़ोसी का या हवा में बात हम नहीं कर रहे, हम बीपीएससी दिए हैं, हम मुझे मार्क्स मिले हैं। 56-59 में खूब मार्क्स मिला था हमको, और फिर मिला सेकंड पेपर जीएस में हमको 63वीं बीपीएससी में खूब मार्क्स मिला, और 65वीं में तो हम टॉप 10 में थे मार्क्स के मामले में, सेकंड पेपर जीएस में। तो जो मुझे मिला है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, इतना बढ़िया हम लिखे भी नहीं थे, और फिर भी हमको सेकंड टॉप 10 में रहे जीएस के सेकंड पेपर के मार्क्स में, 65वीं बीपीएससी में। गौरव सिंह जो टॉप थे
161 नंबर था और मेरा 155 नंबर था, तो कहाँ ज़्यादा अंतर था? तो हम अपने दम पर बता रहे हैं कि इतना लिखेंगे, इतना हम नहीं लिखते थे, क्योंकि हम एग्ज़ाम पढ़ाते थे, अगले दिन एग्ज़ाम जाके देते थे, कभी प्रैक्टिस ही नहीं करते थे, और फिर भी उतना नंबर मिला। इसका मतलब हमसे तो आप बैठ के घर में पढ़ रहे हैं, तो हमसे तो बढ़िया ही करेंगे आप। ठीक है, मैं टीचर हूँ, मैं आज पढ़ाया, बिल्कुल छुट्टी नहीं लिया, कोई प्रैक्टिस नहीं किया, सीधे एग्जाम में बैठ गए, तो मुझे टॉप 10 में मार्क्स आया है सेकंड पेपर जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ। अब इससे खराब लिख के आया है, इसका मतलब आप ऐसा लिख देंगे तो आप हमसे अब टॉप 3 में रहेंगे। क्यों भाई? तो विश्वास कीजिए, कहीं तो कॉपी डाल के दिखा देंगे, 65 का कॉपी है मेरे पास, दे देंगे। अब कहिए रियल में, कहिए सर इतना खराब में इतना नंबर कैसे दे दिया आपको? तो यही तो बताना चाह रहे हैं कि भैया इससे खराब हम लिखे थे, फिर भी टॉप 10 में थे, यही लिख दीजिएगा तो टॉप में आप आ जाइएगा, फर्स्ट रैंक आपको आ जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल आप इसको एज इट इज पढ़ के लिख दीजिए, मैक्सिमम पॉइंट को हो जाएगा काम। ठीक है, अगला चलिए, 2 कारण नहीं बता पाए आप, क्या बताइए? न बनना वो तो था ही, तो उसमें पानी, उसमें मिट्टी जमा हो गया, उसको लोग इंक्रोच कर रहे हैं, बोलिए कि ताकि सोर्स खत्म होते जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, वो भी पानी को खत्म कर रहे हैं पी करके। हाँ, क्लास को ठीक से सुनना है सबको। हम इस पूछ देने से एक फायदा हुआ, सब आप पीछे थोड़ा बता दीजिए, आपसे आगे ये दोनों जो बैठे हैं इनमें से इधर आप बताइए, 4 प्रभाव हो चुका है, ये 4 के अलावा 2 और प्रभाव आप बताइए। सूखा से क्या प्रभाव पड़ेगा? ड्राउट से क्या इफेक्ट होगा? ये तो बता चुके, माइल न्यूट्रिशन, हेल्थ बता चुके, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर ये बता चुके। चिंता में क्यों बैठे हैं? इतना बढ़िया पढ़ाई हो रहा है, और फिर भी इतना बढ़िया पढ़ाई के बाद नोट्स में चला गया होगा मेरे ख्याल से, आप ग्रुप में भेज दिया होगा, वो कभी नहीं भेजा। इस समय मेरा कोई बात सुन नहीं रहा लगता है, चला आया, देखिए तो चला आया, तो सब नोट्स चला जा रहा है आपके पास, तो और क्या चाहिए? नहीं आया है तो उसे लगता है बॉयज ग्रुप में जुड़ा है वो, गर्ल्स ग्रुप में नहीं जुड़ा है वो, यही लोग। अब मैनेजमेंट में भी सबको नहीं जुड़ा है। अच्छा रुकिए, आज जाते हैं, सबको करते हैं धुलाई। क्या उपाय है बचने का गुरु? जल का बहुत बड़ा हिस्सा सिंचाई के काम आता है, माने इरिगेशन के काम आता है। सिंचाई तंत्र को जल का उचित प्रबंध करके जल में की गई बचत को सूखे में से राहत दिला सकती है। जैसे ड्रिप इरिगेशन, जड़ को जितना पानी चाहिए उतने पानी देंगे। आप ड्रिप स्प्रिंकलिंग इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन सुना है नाम आपने, है ना? तो ये सब करके हम क्या कर सकते हैं? पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं। जिस जड़ को पानी चाहिए उसी जड़ में पानी जाएगा डायरेक्ट। बाकी जैसे पौधा का तो दूरी ना होता है जी, एक पौधा का दूसरे पौधे, लेट काहे हो गया आपको? एक पौधा का दूसरे पौधे के बीच जो दूरी है, बीच का जो हिस्सा है, उसमें पानी क्यों देंगे हम सीधे जड़ में पानी देंगे, और जितना जरूरत है उतने पानी देंगे। तो पहला पॉइंट वही। दूसरा, नहरों द्वारा हमें अति सिंचाई से बचना चाहिए। नहर में पानी ज़्यादा है, इसका मतलब पूरा पानी खोल के छोड़ नहीं देंगे, जितना जरूरत है उतना पानी ले जाएंगे, फिर बाकी बंद कर देंगे ताकि नहर में पानी संचित रहे। नहर मतलब कैनाल्स में हमें अति सिंचाई से बचना चाहिए। वी शुड अवॉइड excessive irrigation through canals so that the problem of lowering of water level and increase in salt and alkali in the soil does not arise। 2 पॉइंट यहाँ आया। अब देखिए, नहर से पानी अपने खेत में ज़्यादा डालेंगे। आपको याद होगा जब हम मिट्टी पढ़ा रहे थे, सॉइल पढ़ाए हैं आप लोगों को, जो लोग नए हो कहीं प्रीलिम के लिए कहीं ना कहीं क्लास तो लिए ही होंगे आप। तो एक टर्म बताए थे हम कि जिस खेत में पानी जितना ज़रूरत हो उससे ज़्यादा पानी डाल दीजिएगा, तो वो क्या करेगा? पानी रिस करके कहाँ चला जाएगा? नीचे, और नीचे से सॉल्ट और चूना बाहर लाएगा। और जब मिट्टी में एक मात्रा में चूना और नमक हो तो मिट्टी उपजाऊ होती है, मिट्टी फर्टाइल होती है। लेकिन एक मात्रा से ज़्यादा हो जाए चूना और नमक तो मिट्टी बंजर हो जाती है, उसको हम एल्कलाइन सॉइल कहते हैं। हरियाणा पंजाब में उसी को बोलते थे रेह, कलहर, ऊसर। नाम सुना है आपने? हरियाणा में इसी मिट्टी को बोलते थे रेह, कलहर, ऊसर। ये मिट्टी ज़्यादातर वहीं पाया जाता है जहाँ पर हरित क्रांति आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, और उसी क्षेत्र में आया, उसी क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है जहाँ पानी की कोई कीमत नहीं ली गई।
जिस क्षेत्र में पानी की कीमत नहीं ली जाएगी उस क्षेत्र के किसान पानी की कीमत नहीं समझेंगे, और नहीं समझेंगे तो खेत में उतना पानी डालेंगे जितना जरूरत नहीं है, उसे ज़्यादा डालेंगे, और ज़्यादा डालेंगे तो जो एक्स्ट्रा पानी उरिस रिस करके नीचे चला जाएगा और नीचे से चूना और नमक को बाहर लाएगा। इतना मात्रा में चूना नमक बाहर लाएगा कि मिट्टी में जब मात्रा से ज़्यादा चूना नमक हो जाए तो मिट्टी बंजर हो जाती है, उसमें घास भी नहीं होता। इसको अल्कलाइन सॉइल कहते हैं। तो एक तो खाता क्या होगा, पानी का नुकसान किए, और दूसरा पानी का नुकसान से फायदा हो जाता तो चलो कोई बात नहीं था, मिट्टियों का नुकसान कर लिया आप, मिट्टी को बर्बाद कर दिए, मिट्टी को अनुपजाऊ कर लिए। तो वही बात यहाँ लिखा है कि नहरों द्वारा हमें अति सिंचाई से बचना चाहिए ताकि जल स्तर को नीचे होने से बचाया जा सके, जल स्तर कम न पड़े और मिट्टी में लवण और क्षार बढ़ाने की समस्या पैदा न हो। हालांकि मिट्टी में क्षारीयता बढ़ जाती है तो उसको, मिट्टी में जब एल्कलाइनेस बढ़ जाता है तो उसको फर्टाइल बनाने के लिए जिप्सम का यूज करते हैं। ये पढ़े हैं प्रीलिम में, आप प्रीलिम में पढ़ाया गया था कि जब मिट्टी अल्कलाइन हो जाए तो उसको उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। देश की प्रमुख नदियों के बेसिन आपस में जोड़कर, देखिए अगला इस सूखा दूर करने का उपाय बता रहा है कि जल का सही से आप यूज कीजिए, है ना। उसके बाद नहर के पानी का भी इस्तेमाल आप सही से करिए। अगर नहीं करेंगे तो क्या क्या होगा बताओ, नहीं करेंगे तो क्या क्या होगा। अगर नहर के पानी का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या क्या होगा। एक तो वाटर लेवल डाउन होगा पहला, और दूसरा मिट्टी अल्कलाइन हो जाएगी। फिर से बोलो, नहर के पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, वाटर लेवल लोअरिंग, लिखा है ना जी, लोअरिंग ऑफ वाटर लेवल एंड इंक्रीज द सॉल्ट एंड अल्कलाइनेस इन द सॉइल, है ना। तो भाई ज़्यादा पानी इस्तेमाल ना करें, न तो वाटर लेवल नीचे जाएगा और मिट्टी अल्कलाइन हो जाएगी, जिससे कि आपका फिर बंजर जमीन हो जाएगा, फिर उत्पादन होगा ही नहीं। और अगला क्या लिखा, देश की प्रमुख नदियों को जोड़ा जाए, सूखे क्षेत्र की नदी को बाढ़ की क्षेत्र की नदियों से जोड़ दिया जाए, जिससे बाढ़ क्षेत्र में बाढ़ ना हो और सूखे क्षेत्र में सूखा ना हो। बिहार की कोसी और मेची नदी, ये भारत की दूसरी सिस्टम है। भारत में पहली नदी किसको जोड़ा गया, बेतवा और केन को। पहली बार किसको लिंक किया गया, मध्य प्रदेश की बेतवा और केन को। और दूसरी नदी है कोसी और मेची, जिसको लिंक किया जा रहा है। मेची नदी महानंदा की ट्रिब्यूटरी है। मेची नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, महानंदा की, और कोसी नदी है, दोनों को जोड़ा। अब आइए और क्या करेंगे सूखा से बचने के लिए। देखिए हमारा इतना डिस्कस करने का एकमात्र वजह क्या है कि आपको यही याद हो जाए। घर पे नोट्स पढ़ने का एक फॉर्मेलिटी रहे कि एक बार थोड़ा देख लेते हैं फिर लिखते हैं, नहीं समझे बात। तो ये फॉर्मेलिटी रह जाएगा आपके लिए। जो आपका शिकायत था हमसे कि सर आप बोल दिए हम सुन लिए, ये ठीक बात नहीं है। नीचे जाके हमको बोला सब कि आपस में सब बतिया रहा है कि लिखवाते नहीं है। तो हमको अंदर से तकलीफ हुआ इस बात का, कौन बतिया रहा है, कौन विरोधी है, पहले उसका नाम बताओ। मैं राय दे रहे थे कि सर लिखवाया भी कीजिए, नहीं, अच्छा आप ही बतिया रहे थे क्या। चलिए कोई बात नहीं, हम उससे दुखी नहीं, आप बताए तभी तो इस तरह का नोट्स बना के हम ला रहे हैं। नहीं बोले होते, आपस में गॉसिप किए होते तो ऐसे ही। मेरा आदत है बिना नोट्स के आने का। हम पहला ही दिन आके बोले थे कि हमको बड़ा ऑड लगता है इधर घूम के इसे पढ़ना, हमको अच्छा नहीं लगता है। मेरा आदत है बस ऐसे ही खड़े होकर के अपने मन से पढ़ाने का, और उसमें हमको मज़ा आता है। तो बोले आप तो कम से कम इसी बहाने पीपीटी रेडी हो जा रहा है। अरे अच्छा है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्र मतलब एरिड और सेमी एरिड इसको बोलते हैं। शुष्क मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, और अर्ध शुष्क ऐसा क्षेत्र जहाँ वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो। एरिड मतलब ऐसा जगह जहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। रेन बिलो 25 सेंटीमीटर, रेन अकर्स बिलो 25 सेंटीमीटर। द प्लेस एट विच रेन अकर्स बिलो 25 सेंटीमीटर इज नोन एज एरिड, एंड रेन अकर्स बिलो 75 सेंटीमीटर इज नोन एज सेमी एरिड। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ऐसा क्षेत्र जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा उसे शुष्क क्षेत्र, और ऐसा क्षेत्र जहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर से कम हो उसको अर्ध शुष्क क्षेत्र बोलते हैं। तो क्या लिख रहा है भैया, शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में शुष्क कृषि प्रणाली तथा बौछारी सिंचाई, अभी तो बोला मैंने, स्प्रिंकलिंग इरिगेशन, टपक सिंचाई, है ना। इसके बाद की व्यवस्था मतलब ड्रॉप सिंचाई, टपकन सिंचाई। टपकन मतलब बूंद बूंद डालते हैं हम, और जब फुहारा देते हैं पूरे फसल पर तो उसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलिंग। क्लियर है। तो इस तरह के सिंचाई का अपनाएंगे कहाँ, उन क्षेत्रों में जहाँ पहले ही से वर्षा कम होती है। इस तरह के सिंचाई का प्रयोग हम कहाँ करेंगे,
इस तरह के इरिगेशन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? इस तरह के इरिगेशन का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? उन क्षेत्रों में जो एरिड है और सेमी एरिड है, जहाँ पहले से ही पानी कम है, जहाँ पहले से ही वर्षा कम होती है। तो इससे क्या होगा? पानी एक तो कम है और उस तरह का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा फसल का नुकसान भी नहीं होगा, फसल भी हो जाएगा और पानी की कमी का कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। इजराइल ही तो कर रहा है। इजराइल पूरा डेजर्ट है, लेकिन डेजर्ट में भी अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से फसल उगा लेता है। भारत उससे टेक्नोलॉजी ले रहा है। आज मोदी जी क्यों सटे हैं इजराइल के साथ? इजराइल एक तरफा प्रेम करता था हमसे, हम फिलिस्तीन का सपोर्ट करते थे। इजराइल बिना सपोर्ट के भी हमको सपोर्ट किया है आज तक। पहला मोदी जी हैं जिन्होंने इजराइल को खुल के समर्थन किया है। मोदी जी पहले हैं भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने इजराइल का समर्थन किया, वरना इजराइल का हमेशा इजराइल के खिलाफ हमने काम किया, कभी उसको समर्थन नहीं किया। पर इजराइल को भरोसा था एक न एक दिन आएगा जब प्यार दो तरफा में बदलेगा, है ना। और दो तरफा प्यार मोदी जी किए, तब चल रहा है। अभी वहाँ पर हमास का हमला हुआ तो मोदी जी बोले हैं कि हम इजराइल के जो घटना हुआ उस घटना के लिए हम उनके साथ हैं। भारत कभी भी, ऐतिहासिक रूप से भारत कभी भी हिंसा को सपोर्ट नहीं किया है। हम कभी इस तरह के हिंसात्मक कार्रवाई को सपोर्ट नहीं करते। और जो नुकसान हुआ, जो कैजुअलिटी हुई है इजराइल के साथ, मैं उनके साथ सेंटिमेंटल सपोर्ट में हूँ, मिलिट्री ऑपरेशन में नहीं। भारत ने कभी नहीं कहा कि मैं मिलिट्री ऑपरेशन में इजराइल के साथ हूँ। इस बार क्वेश्चन बनेगा ईयर में, करंट अफेयर में, कि इजराइल और हमास के बीच जो चल रहा है मैटर, इससे बताइए कि भारत की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हुआ उसमें भारत के इकोनॉमिक कंडीशन पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, पूछ सकता है, पूछेगा। चूंकि जब यूक्रेन रसिया हुआ तो सीडीपीओ में भी क्वेश्चन आ गया, ऑडिटर में भी क्वेश्चन आया, AAO में भी क्वेश्चन आया, बीपीएससी जितना एग्जाम लिया सब में रूस यूक्रेन पूछ लिया। श्रीलंका संकट हुआ तो सब में पूछ लिया, श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस। तो समझ लीजिए कि इजराइल हमास इस बार आपके पेपर में किसी न किसी रूप में रहेगा। तो इजराइल हमास का क्या प्रभाव पड़ेगा इकोनॉमिक, ट्रांसपोर्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, टूरिज्म पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अब सब एंगल्स इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। अपने से प्रिपेयर करिए ना, डालिएगा नेट पर हमास इजराइल वॉर इम्पैक्ट ऑन इंडिया, तो पता नहीं 4-5-10 साइड खुल के आ जाएगा। खुद भी थोड़ा इनोवेटिव रहिए ना। शिक्षक पर डिपेंड होना अच्छी बात है, लेकिन आप खुद से सब करेंगे तो कुछ घाटा है क्या? जो भी घटना हो रही है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, कनाडा इशूज, तो कनाडा इशू होने से हमारा क्या फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा, हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन उस पर क्या फर्क पड़ेगा, वहाँ जो हमारे भारत के लोग रह रहे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारा कनाडा के साथ किस तरह का ट्रेड है। क्लियर है ना। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रीटी किए हैं, तो क्या है, अभी इंग्लैंड भी हमारे साथ एक ट्रीटी किया इकोनॉमिक ट्रीटी ट्रेड को लेकर के, उसको देख लेंगे। तो कुल मिला के अगर देखें तो 12 टॉपिक होगा या 15 टॉपिक जो करंट में एकदम ज्वलंत होगा। उसको अगर तैयार कर ले तो 2 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा, एक शॉर्ट में मिल जाएगा, एक लॉन्ग में मिल जाएगा। तो कम बात है जी, इतना राहत मिलना भी कम थोड़े ना है। तभी आप जाइएगा, आज सूखा तो करबे करिएगा, साथ में आप इजराइल हमास से भारत के इकोनॉमी पर, भारत का ट्रेड पर, टूरिज्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। ठीक है, ये आपको करना है। या फिर पूछ देगा कि I2U2, ऐसे भी पूछ सकता है कि भैया जो इजराइल हमास वॉर है उसमें I2U2 जो संगठन अभी बना है, सुना है नाम उसका? I2 मतलब इंडिया इजराइल, U2 मतलब USA और UAE। तो चूंकि अभी अरब जो कंट्री हैं उनका भले ही वो सपोर्ट ना करे हमास को, पर अंदर से वो हमासे के फेवर में है, क्योंकि धार्मिक रूप से समर्थन है। धर्म जो होता है लोगों को जोड़ देता है। खुल के नहीं किया है भाई, UAE नहीं कर रहा है हमास को समर्थन, लेकिन अंदर से तो UAE के जो नागरिक हैं, जो देश है UAE, वो तो अंदर अंदर हमास को ना सपोर्ट करेगा जी। इस्लाम है तो इस्लाम को सपोर्ट करेंगे। वो धर्म युद्ध भी है। इजराइल हमास का युद्ध केवल पॉलिटिकल वॉर नहीं है, वो एक रिलीजियस वॉर भी है गुरु। आप उसको सामान्य रूप से मत देखिए। एक चश्मा से पॉलिटिकल लड़ाई है, जमीन पर कब्जा की लड़ाई है ना, धर्म के वर्चस्व की भी लड़ाई है। समझ में आ रहा है? जिहाद मत बोलिए, अभी परीक्षा में जिहाद मत बोलिएगा, लिखिएगा कि धर्म के वर्चस्व की लड़ाई है। अल अक्सा मस्जिद को लेकर भी है कि कभी भी वो इजराइल उसको जो है हमेशा ये सब आइडिया आपको हम दे रहे हैं ताकि आज रात में ही जाके ये दोनों युद्ध का क्या इम्पैक्ट है हमको कल लिख के दिखाइएगा सब लोग अपने तरफ से। आगे आ जाओ। अब आओ भैया, नदियों के ऊपरी अपवाह क्षेत्र में छोटे छोटे बांध, सूखा कैसे दूर करेंगे जी? छोटे छोटे बांध बनाए
जाए ताकि पानी व्यर्थ न बह जाए। पानी बह के तो समुद्र में चल जाएगा अंततः। तो पानी को चेक डैम बनाया जाए। छोटे छोटे डैम को चेक डैम कहते हैं। ऊपर में पहाड़ में जो छोटे छोटे डैम बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? चेक डैम। तो चेक डैम बना करके पानी को रोका जाए। उस पानी को जब रोकेंगे तो पानी जब ज़्यादा जमा हो जाएगा तो उसको नहर के माध्यम से बड़ा बड़ा वाटर टैंक या फिर पाउंड बना करके उसको वहाँ तक ले जाकर वहाँ पानी, नदी के पानी को स्टोर करेंगे ताकि सूखा पड़ेगा तो उस पानी का इस्तेमाल होगा। तो जो पहाड़ का ऊपरी हिस्सा है, कैचमेंट एरिया पर छोटे छोटे बांध बनाए जाए, डैम्स बनाए जाए ताकि पानी व्यर्थ न बह जाए। लघु जल संभर, माइक्रो वाटर सेट के आधार पर जल और मृदा दोनों का संरक्षण सूखे के प्रबंधन के लिए जरूरी है। जल संभर ही एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा सूखा तथा उससे जुड़ी समस्याओं जैसे निम्न कृषि उत्पादन तथा पर्यावरण ह्रास को रोका जा सकता है। ऑल डैम्स, जिसको चेक डैम कहते हैं, शुड बी बिल्ड ऑन द अपर कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर्स सो डैट वाटर डज नॉट गेट वेस्टेड। मैंने पानी जो है ज़्यादा खराब, ज़्यादा उसका मिसयूज या पानी ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा। कंजर्वेशन ऑफ बोथ वाटर एंड सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो वाटर शेड इज नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ड्राउट। ये जरूरी है। किसके लिए? ड्राउट के, सूखे को दूर करने के लिए जरूरी है कि मिट्टी के स्तर पर भी, पानी के स्तर पर भी पानी को बचाया जाए। ठीक है, समझ में बात इसको? और ऐसा करेंगे तो आप एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट को क्या कर पाएंगे? प्रोटेक्ट कर पाएंगे। कृषि को और एनवायरनमेंट को आप बचा पाएंगे। सारे ये सब क्या है? सूखा से बचने के उपाय हैं। अगला क्या है? सूखे की समस्या का निदान कटक से घाटी तक तथा संपूर्ण नदी बेसिन के उपचार में नहीं थे ताकि जल, मिट्टी, जीव। खैर तो वो दिया है कि भाई पानी का कम लॉस हो उसके लिए मिट्टी में क्या क्या करना चाहिए। वृक्षों की अविचारित देखो कटाई को रोक कर, जो भी पेड़ों को जो काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन बिना मतलब का कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, उसको रोका जाए। उसके लिए क्या किया जाए? एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। किसको बढ़ावा दिया जाए? एग्रो फॉरेस्ट्री टर्म सुना है आपने? अरे एग्रो फॉरेस्ट्री सुने हैं, सोशल फॉरेस्ट्री सुने हैं। जब अपने निजी जमीन पर आप मेड़ पर किनारे किनारे पेड़ लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। और जब समाज के लोग मिलकर सरकारी जमीन पर पेड़ लगाते हैं तो उसको बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। भारत में 1972 में शुरू किया गया। इंडिया में 1972 में एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री की शुरुआत की गई। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब जब अपने प्राइवेट लैंड पर, निजी जमीन पर जब मेड़ पर किनारे किनारे लगाते हैं पेड़ तो उसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। और जब आप सरकारी जमीन पर पेड़ लगाते हैं पूरे गांव के लोग मिलकर तो उसको बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। इसको अगर बढ़ावा दिया जाए तो निश्चित रूप से पेड़ बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा बढ़ेगी। अब वर्षा की मात्रा ही नहीं बढ़ेगी बल्कि मिट्टी में जो पानी कंजर्व है वो भी पानी भाप बन के उड़ेगा नहीं। मिट्टी में जो पानी है अगर यहाँ से पेड़ काट लें तो मिट्टी में जो पानी है वो जल्दी ना उड़ जाएगा भाई। यहाँ पर पेड़ है तो छाया के कारण मिट्टी में जो पानी वो क्या रहेगा? आप देखोगे जो आपका गांव का बगीचा है और खाली स्थान है वो ज़्यादा सूखा हुआ लगता है और बगीचा के अंदर जाइएगा तो नमी रहता है, ठंडक महसूस होता है कुछ। कई लोग, गांव के लोग गर्मी के दिनों में बगीचा में ही सोए मिलते हैं। अब जाइएगा तो गांव के लोग बगीचा में ऐसे ही घास पे सोए हुए हैं, नहीं मिलते हैं। वो बात अलग है कि ब्लैक में शराब मंगवा के पी लिए हैं, अब गिरे हुए। आगे आइए। टिकाऊ जल भंडारण के प्राकृतिक साधनों जैसे मृदा परिच्छेद का, वृक्ष और जलभृत को हम, कुछ मिस्टेक है यहाँ पर, कोई बात नहीं। ये कह रहा है कि मृदा परिच्छेद का मतलब कि जो आप कृषि करते हैं ना, जो कृषि करते हैं तो उसमें क्या करिए कि आप सॉइल का प्रोफाइल बनाइए। सॉइल प्रोफाइल जिसमें होता है कौन सी मिट्टी में किस टाइप की फसल लगाना है उसको देखिए। और साथ में आप सीढ़ी नुमा मतलब आप कंटूर फार्मिंग पर ध्यान दीजिए। कंटूर फार्मिंग करने से क्या होता है? पानी का जो है सही इस्तेमाल होता है। वैसे पानी का सही इस्तेमाल भी नहीं होता और मिट्टी में कटाव तेजी से होता है। नहीं होगा भाई, ऐसे ढालू सरफेस है, ऊपर से पानी डालेंगे तो मिट्टी भी कट के नीचे आएगा, सिंचाई भी नहीं हुआ, पानी भी बर्बाद हुआ। ऐसे कंटूर बना देंगे तो उससे क्या होगा? पानी वहाँ टिकेगा और कम पानी में भी काम चल जाएगा। अगला क्या है गुरु? जल जहाँ गिरे उसे कब्जा कर लो। लीजिए कितना से बढ़िया सेंटेंस है। जल जहाँ गिरे वो पानी को क्या कर लो? कब्जा कर लो, उसको बहने मत दो, जाने मत दो। कि एक प्राचीन अवधारणा को देश में वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शैडो जोन, पता है आपको? वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब जानते हैं आप लोग? वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब देखो, वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब पता है? मतलब ये मान लीजिए भारत है, ये पश्चिमी घाट है, समुद्र से पानी आ रहा है भर, इसको भाई
पहाड़ के एक तरफ तो वर्षा होती है, देखो यहाँ पर उसको पढ़ लेंगे हम। द इम्पैक्ट कहाँ गया जी, यही तो है, हाँ। एंड एंशिएंट कॉन्सेप्ट ऑफ कैप्चर वाटर वेयर इट फॉल इज बीइंग यूज्ड इन द न्यू वे इन द रेन शैडो एरिया। रेन शैडो एरिया, इसकी बात मैं अभी कर रहा था। रेन शैडो एरिया का मतलब जिधर से बारिश वाली हवा पहाड़ में टकराती है वहाँ तो खूब वर्षा होती है, लेकिन पहाड़ के उस पर वर्षा नहीं होती। जिधर वर्षा नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, रेन शैडो जोन। ये पूरा इलाका क्या कहलाएगा, रेन शैडो जोन। तो कह रहा है कि रेन शैडो जोन में इस तरह का काम किया जा सकता है कि वर्षा के एक बूंद को क्या कर लो, कैप्चर कर लो। कैसे होगा, आप छत हाँ अपने अपने छत के ऊपर आप टैंक बना देंगे, उसमें पानी जमा हो जाएगा, और या फिर अपने घर के आसपास जो भी पानी नाली से निकल के जा रहा है, सामुदायिक रूप से तालाब हो, उस सारे वर्षा के पानी को वहाँ इकट्ठा करने का सिस्टम बना दे। नाली का पानी नहीं, जो गली का वर्षा का पानी है उसका पानी कहीं और चला जाता है। उससे अच्छा है कि पानी कहीं और जाए, उसको एक तालाब के अंदर, उसको पूरे गांव का पानी उसी तालाब में जाके जमा हो। तो किस क्षेत्र में जहाँ पर वर्षा का पानी नहीं पहुँच पाता, जो रेन शैडो जोन है, वहाँ ऐसा किया जा सकता है। इसके बाद क्या है गुरु, सूखे का पूर्वानुमान प्रसारित करके पहले ही से, जब सूखा पड़ने वाला है, यदि पहले से बता दिया जाए अनुमान लगाकर कि साल सूखा पड़ेगा, पानी का थोड़ा ठीक इस्तेमाल करिएगा। अगर ऐसा कर दे तो निश्चित रूप से लोग थोड़ा तो हो ही जाएंगे कॉन्शियस कि भाई हमको पानी बचा के इस बार चलना है, तो पानी बचेगा। तो ये एक नोट्स हो गया, ये अलग दूसरा है, ये भी चला गया आपको पहले ही। तो ये सूखा का क्या पढ़ा है हम, सूखा से कितने उपाय बताए जी, 10। इससे ज़्यादा पॉइंट आप लिख पाएंगे क्या, कारण, उसका प्रभाव और उसको रोकने का उपाय। हाँ बिल्कुल, रीयूज ऑफ वाटर, बहुत सही जवाब आपने दिया। हो ही रहा है दिल्ली में या बड़े बड़े महानगरों में जो नाली का पानी है ना, जो नाली में पानी आ रहा है, उस पानी को प्योर कर दे रहे हैं और उसी पानी को सप्लाई कर रहे हैं घरों में। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में खूब लगा है, उधर जहांगीरपुरी में जाइए, दिल्ली में भरा हुआ है, प्लांट पूरा लगा हुआ है। खाली नाली का दुर्गंध आ रहा है। हमने पहली बार देखा तो बोला कि ये दुर्गंध क्यों आ रहा है इससे, तो ये क्या है ये, तो बोला कि हम बोले खाद उद का कारखाना है क्या, नहीं सर, पानी साफ हो रहा है, ये नली का पानी जो है ना, इसको साफ करके पीने के लिए घर में भेज रहे हैं। तब आप लोग मन में सोच रहे हो कि नाली का पानी पिला रहे हैं, उसको पूरी तरीके से ट्रीटमेंट हो जाता है, कई लेवल में वो साफ होता है, उसके बाद किया जाता है वो भी। लेकिन दिल्ली में प्रॉब्लम क्या है ना, हर 2 दिन बाद पानी में नाली का सुगंध आ ही जाता है। कहाँ से वो बीच में पाइप फट जाता है और नाली का पानी और पाइप का पानी दोनों मिक्स होकर आने लगता है। इसीलिए उसका इस्तेमाल मजबूरी है, वह बोरिंग भी नहीं है कि आप कुछ और व्यवस्था कर लीजिएगा, उसी से नहाइए किसी तरह, सेंट बाद में कर लीजिए, अब पीने के लिए पूरा आप वही लगाइए। हाँ ये क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन ही मैंने लिखा है, क्वेश्चन पढ़िए तो क्या क्वेश्चन है, बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है, एक क्वेश्चन अपने मन से इसको दिया है और इसका आंसर प्रिपेयर किया है। बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जो गंगा के मैदानी भागों में होने के बावजूद, गंगा के फर्टाइल लैंड में बिहार पड़ता है, उसके बावजूद आज यहाँ इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ा प्रदेश बिहार को माना जाता है, बैकवर्ड स्टेट माना जाता है, जबकि यहाँ गंगा का एकदम से फर्टाइल लैंड है, फिर भी बिहार को इकोनॉमिकली बैकवर्ड माना जाता है। वर्तमान परिस्थिति में बिहार आज कई समस्याओं से जूझ रहा है, वर्तमान में भी बिहार आज कई प्रॉब्लम फेस कर रहा है बिहार। इस आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है, तो ये कारण हमने बताई। पूछ सकता है क्यों, ऐसा कंडीशनल सवाल बीपीएससी खूब पूछता है ना, कि क्वेश्चन ही पूछा है, तो क्या है भैया बताओ क्या कारण है। तो मैंने पॉइंट वाइज खाली डिटेल कर देता हूँ, नोट्स भेजा हुआ है। जनसंख्या, पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन का ज़्यादातर भाग किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। उसके बाद बिहार में लगातार बाढ़ और सूखा होता ही रहता है, प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर के रूप में बाढ़ और सूखा काफ़ी आता है, कभी कभी तो भूकंप भी आ जाता है, नेपाल वाला भूकंप भारत को ही प्रभावित कर देता है। इसके बाद आइए, इंडस्ट्री के नाम पर बहुत कुछ नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है। अभी इथेनॉल पॉलिसी आया, शाहनवाज हुसैन आए तो लगा कि पूरा भाई बिहार इंडस्ट्री से भर जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार तुरंत पलटी मार लिए। अब पलटी मारने का नतीजा यह हुआ कि सारा इंडस्ट्रियल काम रुक गया। आज हम उद्योग मंत्री का नाम पूछेगा 100 लोगों से तो 99 लोग बोलेंगे नहीं पता मुझे कौन है उद्योग मंत्री, और रियली काम हुआ था। आपको तो पता है कि मैं जितना विरोध बीजेपी का किया हूँ क्लास में, उतना किसी का नहीं करता, फिर भी मैं शाहनवाज हुसैन की तारीफ कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, काम हुआ है।
इथेनॉल पॉलिसी बिहार पहला राज्य बन गया उन्हीं के काल में लाने वाला। बिहार पहला राज्य जो इथेनॉल पॉलिसी लाया। इसके अलावा इथेनॉल प्लांट तेजी से लग रहे थे गोपालगंज में, पश्चिमी चंपारण में, उधर किशनगंज में। इसके बाद ये खादी मॉल जो एक था वो 4 हो गया था। हाँ, इसके अलावा फिर डोभी, गया जिले के डोभी में एक 2000 करोड़ की लागत से इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा था। ये सब काम पे रोक लग गया। ये सब काम या तो रोक लग गया तो धीरे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव लोगों को बनाना पड़ेगा, तब जाए काम होगा। उसको जो पढ़े लिखे लोग उसको पता है, पढ़े लिखे लोग उसको पता है कि, सुनो मेरी बात, उसको पता है कि कहाँ पर बिहार में क्या रिसोर्स है और उसका कैसे इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने अगर नहीं भी आता तो विशेषज्ञ बुलाएंगे बाहर से, उसे पता करेंगे कि सर यहाँ क्या क्या संभावना है बताइए। दुनिया के लोगों को हमारा भारत के लोग सलाह दे रहे हैं, तो अपने लोगों को क्यों नहीं सलाह देंगे। बड़े बड़े इंजीनियर हैं और वैज्ञानिक हैं, उसको बुलाएंगे हम, पैसे देंगे उसको, हम उससे राय लेंगे, हम पूरा सिस्टम बनाएंगे। तो ये भी कारण है बिहार के पिछड़ेपन का। ये क्या है भाई, यदि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है कैसे? कृषि में टेक्नोलॉजी को लाकर, कृषि में टेक्नोलॉजी को लाकर। हम पुरातन तकनीक से कृषि नहीं करेंगे, बाढ़ पर नियंत्रण करके, बाढ़ नियंत्रण का बता दिया हूँ कैसे करना है, सूखे के नियंत्रण को भी बता दिया कैसे करना है, बाढ़ को नियंत्रित करके, सूखे की समस्या का अंत करके, और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जैसे रोड, बिजली, रेलवे लाइन, इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या क्या आ जाएगा? कोल्ड, भाई जो कृषि का उत्पादन हम करते हैं, ज़्यादातर अनाज हमारा बर्बाद हो जाता है। अगर हम कोल्ड स्टोरेज का प्रॉपर विकास कर लें तो कहीं ना कहीं हमारा जो उत्पादन है वो काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहेगा। इतना ही नहीं, हम अगर अपने इलाके में, अब जो पूरा बिहार है वहाँ जगह जगह पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा दें, जैसे बिस्किट बनाने का उद्योग, ब्रेड बनाने का उद्योग लगा ले, तो क्या होगा? जो एक्सेस अनाज हमारा है उसका इस्तेमाल हो जाएगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। नहीं जी, कॉर्नफ्लेक्स बनाने का उद्योग लगा दें, जो हमारा अनाज जा रहा है उससे कॉर्नफ्लेक्स बनेगा। ऐसा अगर कर दें तो न सिर्फ हमारा जो खेती है, कृषि से लोगों का जो मोह माया उठ रहा है, कृषि को लोग उद्योग मान लेंगे और अब खुद को उद्योगपति समझ के वो अपना काम करेंगे, मनमाना पैसे उनको मिलेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ में क्या क्या करेंगे यहाँ लिखा है, बिजली, सड़क मार्ग, शिक्षा, कोल्ड स्टोरेज, इसमें और जोड़ दीजिए कोल्ड स्टोरेज, इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इन सबको लगा दिया जाए। अन्य कारक जिसमें क्या है, हाँ, जनसंख्या नियंत्रण किया जाए। अंतिम कारक में क्या लिखा है कि पॉपुलेशनों घटाइए, कितना लगाइएगा इंडस्ट्री फूड प्रोसेसिंग, इसको कंट्रोल कीजिए, ना तो जो कॉर्नफ्लेक्स उत्पादन होगा वो बिकेगा नहीं, खुदे खा के खत्म कर देगा सब। इसके अलावा राज्य में कानून व्यवस्था ठीक किया जाए। आज बाहर के लोग बिहार में इन्वेस्ट करने क्यों नहीं आते? उनको लगता है जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए जाएंगे, कनपट्टी पे भिड़ाएगा पिस्तौल, अब बोले 2 लाख रुपया दो, ने तो जान मार देंगे, इंडस्ट्री लगने से पहले मातम बन जाएगा। अरे ऐसा है भाई, अभी भी आप एक सड़क का टेंडर लीजिए, पता चल जाए आसपास के क्रिमिनल को कि ये आदमी 2 करोड़ का टेंडर लिया है, तुरंत 10 लाख की मांग करेगा आपसे। 10 लाख रुपया पहुंचा दीजिए रजनीश जी, और तब काम करिएगा, ना तो फिर वो रमेश को कल टपकाए हैं, अगला नंबर आप ही का नहीं है। अगर होता माहौल ठीक तो लोग आता नहीं। यही सब है। तो ये इसको आप करके, दोनों टॉपिक है, पढ़ के दोनों का 3 आंसर हो गया आज ना। सूखा वाला आंसर लिख के लाइएगा, आज लिख के आप लोग नहीं लाए हैं, सूखा का आंसर लिख के लाइएगा। फिर ये इकोनॉमिक पिछड़ेपन का बिहार में जो कारण वो लिख के लाइएगा, और हमास इजराइल का भारत के इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, भारत के ट्रेड पे क्या असर पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट पे क्या असर पड़ेगा, इसके अलावा टूरिज्म पे क्या असर पड़ेगा, इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ेगा, सारा चीज़। इसके अलावा हमारा अरब प्रदेश जो हमारा अरबियन कंट्री है, हमारा कितना लेबर, हमारे देश का मैक्सिमम जो है ना, और लोग ज़्यादा जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, ज़्यादातर इंगेज कहाँ हैं? अरेबियन कंट्री में। कहीं ना कहीं उनको भी भय का माहौल बना हुआ है, युद्ध का माहौल बनेगा तो लोग ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, तो उन जो फिर लौट के इंडिया आएंगे, इंडिया आके बोलेंगे हमको भाई काम दीजिए जी, हम वहाँ तो छूट गया हमारा काम। एक आया था बीपीएससी का इंटरव्यू देने, एक बच्चा 10 साल यूएई में जॉब किया था, मॉक के लिए आया था, तो बोला कहाँ थे इतना दिन से? तो सर 10 साल यूएई में जॉब करते थे। सर क्या करते थे? कुछ पद बताया, तो वहाँ से आ क्यों गए? आ गए सर प्राइवेट नौकरी में, सर कोरोना में 1 साल बेरोजगार बिठा दिया, अब बुला रहा था, हम गए भी नहीं किया सर कोरोना के बाद से। हमको सर बीपीएससी में भी इंटरव्यू कॉल हो गया, लेकिन लड़का अच्छा था, नॉलेज काफ़ी अच्छा था उसका, हो सब फाइनल हो जाए।
हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल लेके इंटरव्यू दे रहा है वो। तो उससे पूछने भी लगे हम कौन काम करते थे, कैसा काम होता है, कोचिंग सेंटर खुल सकता है कि नहीं वहाँ। चलिए, कैसा लगा आज का क्लास आपको? अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए, और परीक्षा में जो भी लिखिए वो व्यवहारिक चीज़ लिखिए, रटा हुआ चीज़ मत लिखिए, अपनी भाषा का प्रयोग करें और बिहार का मैप जरूर बनाएं। आपको बताया हूँ कि 30 सेकंड में बिहार का मैप और 30 सेकंड में भारत का नक्शा बनाने आपको आना चाहिए, जल्दी बन जाए, और सुंदर मैप होना चाहिए। मैप ऐसी टेढ़ा मेढ़ा नहीं, हमारे जैसा मैप नहीं बनाना है। हम मैप बनाते थे बस ऐसे बना दिया बिहार, ऐसे नहीं करना है, थोड़ा बढ़िया बनाइएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ भूगोल में। तब तक शुभकामनाएं, आशीर्वाद, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने बचपना को जिंदा रखिए।